9 सितंबर 2025। जगह दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक, कतर की राजधानी दोहा। अभी लगभग शाम के 4 बजे होंगे कि अचानक से हर तरफ धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। जिस खास इलाके में एक के बाद एक ये बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, वहाँ के आसपास के लोगों में चीख पुकार मच गई। उसकी वजह ये थी कि ये कोई गजा नहीं है, बल्कि ये तो दोहा है। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता है। अगले चंद सेकंड्स में ही अब इन धमाकों की आवाजें मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थीं। और फिर अगले कुछ मिनट्स के अंदर ये भी कंफर्म हो गया कि ये धमाके कुछ और नहीं, बल्कि कतर की कैपिटल दोहा के ऊपर इजराइल की तरफ से की गई वो एयर स्ट्राइक्स हैं कि जो इतिहास में पहली बार हो रही हैं। जी हाँ, पहली बार। इसीलिए तो अब कतर से भी कहीं ज्यादा आसपास के जो तेल रखने वाले अमीर अरब देश हैं, उनके कान खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इस पहली एयर स्ट्राइक के साथ उस चीज की शुरुआत हो चुकी है कि जो सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन और कुवैत जैसे देशों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मगर अब सवाल ये है कि इजराइल ने ये सब कुछ किया क्यों? और अब तो एयर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, तो इन सारी चीजों से इजराइल को मिला क्या? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इस पूरे मामले से कतर से भी कहीं ज्यादा बाकी अरब देशों के होश क्यों उड़े पड़े हैं? तो दोस्तों, दुनिया की राजनीति को बदल देने वाले इस पूरे मैटर को समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि गाजा पट्टी के अंदर जो हमास ग्रुप है, हमेशा से ही उसकी जो लीडरशिप है वो दो तरीके की रही है। एक तो वो कि जो गाजा पट्टी के अंदर रहती थी या अभी भी रहती है, और दूसरी वो कि जो गाजा पट्टी से बाहर दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहती है, जिसका काम ही होता है डिप्लोमेसी को देखना। क्योंकि हमेशा से ही गाजा पट्टी के अंदर रहते हुए दुनिया के बाकी देशों से बातचीत करना या उनसे कांटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल या लगभग नामुमकिन ही रहा है। मगर क्योंकि वक्त के साथ इजराइल ने अब दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले इन हमास के लीडर्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया था। किसी को कभी लेबनान में किया, किसी को सीरिया में किया, तो किसी को ईरान में भी किया। इसीलिए अब इन लीडर्स ने भी कतर या टर्की जैसे अमीर और ताकतवर या प्रभावशाली देशों को अपनी रिहाइश के लिए चुना, कि जहां पर इजराइल कभी भी आसानी के साथ एयर स्ट्राइक करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि कतर और टर्की जैसे देशों में हमास के कई लीडर्स पिछले कई दशकों से रह रहे हैं, और इजराइल उन पर हमला करने की कभी भी हिम्मत नहीं कर सका। अगर किसी पर हमला किया या करने की कोशिश की भी, तो तभी किया कि जब उन लोगों ने कतर या टर्की की सीमाओं को छोड़ा। मगर अब वक्त आता है सितंबर 2025 का, कि जब एक दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसको बंद करने के लिए एक प्रपोजल, या हिंदी में कहें तो एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। अब इस समझौते के अंदर कौन कौन सी शर्तें थीं, क्या क्या था, इसको तो साइड में रख देते हैं क्योंकि आज का टॉपिक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जानना जरूरी है कि इस समझौते के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमास को हर हाल में इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बल्कि इस प्रपोजल को डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के लिए आखिरी वार्निंग बताया था। आगे बढ़े तो 2-3 दिन गुजरे और फिर फाइनली 9 सितंबर का दिन आया, कि जब दोपहर के 3 से 4 बजे के वक्त में दोहा शहर उन खतरनाक धमाकों से गूंज उठा कि जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। लेकिन क्यों? दरअसल बात यह है कि अब बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कंफर्म कर रही हैं कि वो जो प्रपोजल आया था, जो प्रस्ताव आया था, उस प्रपोजल को एक जाल, मतलब एक ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। वो इसलिए ताकि गाजा पट्टी से बाहर रहने वाले जितने भी हमास के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको एक ही वक्त में टारगेट किया जा सके। दोस्तों, बात ये है कि इजराइल के हमेशा निशाने पर रहने की वजह से ये जो कतर और टर्की जैसे देशों में रहने वाले भी हमास के लीडर्स हैं, ये ना तो कभी खुलेआम पब्लिक में दिखाई देते हैं, न ही एक जगह पर रहते हैं, और न ही एक जगह पर मिलने की कोशिश करते हैं। मगर इजराइल की खुफिया एजेंसी को पूरा भरोसा था कि अगर प्रपोजल दिया जाएगा तो ये लोग उस पर डिस्कस करने के लिए, मीटिंग करने के लिए एक जगह पर जरूर आएंगे। और इजरायली खुफिया एजेंसी के मुताबिक शायद ये सब कुछ हुआ भी। मतलब इस प्रपोजल पर डिस्कस करने के लिए न सिर्फ कतर में रहने वाले ही तमाम लीडर्स, बल्कि टर्की में रहने वाले भी कतर आए, और फिर ये सब लोग इकट्ठा होकर इनका जो हेडक्वार्टर था वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। और बिल्कुल उसी वक्त ही उस खास बिल्डिंग को या उसके आसपास के तमाम इलाकों को खतरनाक एयर स्ट्राइक्स के जरिए से दहला दिया गया। एयर स्ट्राइक्स हो जाने के बाद इजरायली मीडिया तो लगातार यही कवर कर रहा था कि इजराइल ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमास की जो पूरी लीडरशिप है, इंक्लूडिंग खलील अल हय्या और खालिद मशाल, ये सभी लोग ही इजराइल की एयर स्ट्राइक्स में मारे गए हैं। मगर इजरायली गवर्नमेंट और उससे जुड़े हुए जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं,
जो हमेशा ही काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, उनकी शांति को देखकर ये महसूस ज़रूर हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुका है। और फिर बहुत जल्द ही हमने ये देखा भी कि पहले तो अल जज़ीरा जैसे कुछ अरबी चैनल्स ने ये कवर करना शुरू किया कि हमास की जो लीडरशिप है वो इसराइल की इस एयर स्ट्राइक में सरवाइव करने में कामयाब हो चुकी है। और फिर शाम होते होते खुद हमास का भी ऑफिशियल बयान आ गया, जिसमें उसने क्लियरली बताया कि प्रपोजल के जरिए से धोखे से इसराइल का हमारी पूरी लीडरशिप को मीटिंग करते वक्त खत्म करने का जो प्लान था वो फेल साबित हो चुका है। हमारी लीडरशिप महफूज है। हालांकि साथ ही हमास ने ये भी बताया कि इसराइल की उन एयर स्ट्राइक्स में उसके 5 लोगों की जान गई है। जो 5 लोग उसके लीडर्स तो नहीं थे लेकिन मेंबर जरूर थे, जिसमें से एक खुद हमास के सबसे बड़े लीडर खलील अल हया के बेटे भी शामिल थे। साथियों, इस इजरायली हमले में एक छठे इंसान की जान जाने की भी खबर है, जिसका ताल्लुक हमास से नहीं बल्कि खुद कतर की सिक्योरिटी के साथ है। अब दोस्तों, इसराइल के इस हमले को दुनिया भर के अंदर एक ऐसे इवेंट के तौर पर देखा जा रहा है कि जो शायद दुनिया की राजनीति के फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। उसकी वजह यह है कि लेबनान, सीरिया, यमन या फिलिस्तीन की तरह कतर कोई आम और मामूली देश नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है और इन्फ्लुएंस और सॉफ्ट पावर के मामले में टॉप में आता है। और सबसे बढ़कर तो ये कि खुद ये अमेरिका का एक नॉन नेटो अलाय माना जाता है। मतलब इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ही खुद अमेरिका के जिम्मे है। कतर के अंदर अमेरिका का मिलिट्री बेस मौजूद है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वही मिलिट्री बेस है कि जिसको मिडिल ईस्ट का सबसे अहम मिलिट्री बेस माना जाता है। मतलब ये कि मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में भी अमेरिका के जितने छोटे बड़े मिलिट्री अड्डे हैं, उन सबको भी कतर वाले इसी मिलिट्री बेस से कंट्रोल किया जाता है। ये एक तरीके से इन सब के बीच हेडक्वार्टर का काम करता है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि हमने तो ये भी देखा है कि ट्रंप ने दोबारा से जब से अमेरिका की गद्दी संभाली है, तब से कतर का शाही खानदान या कतर के जो मेन शेख हैं वो ट्रंप के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आए हैं, क्योंकि इन लोगों ने ट्रंप से न सिर्फ अमेरिका में बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट के वादे किए हैं, बल्कि एक ऐसा जहाज तक गिफ्ट कर दिया है कि जिसकी कीमत और जिसकी फैसिलिटी सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। जाहिर है कतर की तरफ से अमेरिका को मिलिट्री बेस देना हो या ये सारी मेहरबानियां करना हो, यूं ही तो नहीं है, बल्कि सिर्फ इसी उम्मीद से की गई हैं कि जब भी कोई ऐसा वक्त आएगा कि जब कतर मुश्किल में होगा, कतर को अपनी हिफाजत की जरूरत होगी, तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन अब जरा देखिए और खुद ही फैसला करिए कि कतर की इस स्ट्रेटजी पर हंसा जाए या फिर अफसोस किया जाए कि अब उसके ऊपर उस इजराइल ने ही हमला कर दिया कि जो अमेरिका की ग्रीन लाइट के बगैर कोई काम नहीं करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसको हिफाजत करनी थी, हमला भी उसी की तरफ से आ गया। अब इस चीज ने कतर को तो अंदर से हिलाकर रख ही दिया है और पूरी तरीके से कंफ्यूज भी कर दिया है कि आखिर वो इसके बदले में क्या करे। लेकिन साथ ही साथ कतर से कहीं ज्यादा परेशानी आसपास के अरब देशों में भी नजर आ रही है। आए भी क्यों ना, क्योंकि पिछले कई दशकों से ये सारे देश भी तो वही करते आए हैं कि जो कतर ने किया था। मतलब अमेरिका को मिलिट्री बेस भी दिया और भी बहुत सारी मेहरबानियां करते ही रहते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद से कि अमेरिका उनकी हिफाजत करेगा। लेकिन अब शायद उनको भी महसूस हो रहा है कि अमेरिका को मिलिट्री अड्डा देना या फिर उसके साथ इतना ज्यादा कोऑपरेशन करना उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कभी भी नहीं हो सकती है। मतलब ये कि अमेरिका हिफाजत करेगा किससे? खुद अमेरिका से करेगा। यही वो सवाल है कि जो सारे अरब देशों को अब एक ही वक्त पर डरा भी रहा है और कंफ्यूज भी कर रहा है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।